आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुहिल वंश, जो मेवाड़ में रहा था एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति और उनके बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल है वो गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानता है। अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानता है, तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित, ठीक है। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा मोहनौत नैणसी और गोपी ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। आगे है बप्पा रावल, जिनका टाइम रहा था 734 से 753 तक इनका शासनकाल रहा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी या लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। ओझा जी के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा का वास्तविक नाम तो क्या था? कालभोज। और बप्पा क्या थी? कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा करते थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से बप्पा की तुलना की है। और ओझा जी का मानना है कि बप्पा का वास्तविक नाम नाम कालभोज था। और कालभोज की उपाधि थी वो बप्पा थी। बप्पा का वास्तविक नाम तो कालभोज था और कालभोज की उपाधि थी वो बप्पा थी। और श्यामल दास मानते हैं कि बप्पा नाम नहीं था बल्कि ये इनका खिताब था। आगे है जेतर सिंह, गुहिल के ही एक वंशज। जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। गुहिल के ही वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है।
यानी जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किन किन के मध्य हुआ? जेतर सिंह और दिल्ली के इल्तुतमिश के मध्य। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। और ओझा जी जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ में जो सबसे प्रतापी और बलवान शासक हुआ वो जेतर सिंह ही था, जिसकी वीरता उसके विरोधियों ने भी की है। आगे है रतन सिंह, जिसका शासनकाल रहा 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। ठीक है, तो इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी, तो उसमें क्या है कि आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया गया है, जो बहुत सुंदर बताई गई है और उसको पाने की इच्छा रखता था वो, इस कारण उसने क्या अटैक कर दिया। तो इसमें क्या कि जब अटैक हुआ 1303 में, तो रतन सिंह के जो गोरा सेनापति थी, गोरा और बादल, वो वीरगति को प्राप्त हो गए और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। और इसमें के इतिहासकार है अमीर खुसरो, तो उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को, बाद में क्या हुआ है कि रतन सिंह और वो तो सब मारे गए, तो अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। और रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। आगे फिर शुरू होती है राणा शाखा। तो इसमें राणा हमीर से शुरुआत होती है। तो इनका शासनकाल रहा 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। यानी हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। और ये उस समय ये सिसोदा का जागीरदार था, तो इन्हें सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का उद्धारक हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में
मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। यानी सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? राणा हमीर और मुहम्मद बिन तुगलक। आगे है राणा लाखा, जिनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी के मध्य रहा। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हुआ। यानी होना था बेटे के साथ और हो गया बाप के साथ। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। यानी राणा लाखा का विवाह हुआ रणमल की बहन हंसाबाई के साथ। इस कारण चुंडा को तो फिर उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया और फिर इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि भी मैं अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि हुई वो किन के शासनकाल में हुई? तो ये हो जाएगा राणा लाखा के शासनकाल में हुई और इन्हीं के शासनकाल में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। आगे है महाराणा मोक्कल। इनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य रहा। मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोक्कल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी गई। तो मोक्कल का जो संरक्षक था वो चुंडा था, पर जब उसको ऐसा लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। ठीक है, फिर आगे 1433 ईस्वी में क्या है, जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर मोक्कल की हत्या कर। आगे है महाराणा कुंभा। 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। जो सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में, उसमें क्या है, जो मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस 1456 में चंपानेर की संधि हुई। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थितियों बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। यानी कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन था।
कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर का मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान व विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास की। कान्हा व्यास की रचना कौन सी है? एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। संगीत, राज संगीत, मीमांसा व सूड प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवियत्री और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की। यानी कुंभा के काल में कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने? अत्रि और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी थी।